और जब हम स्वतंत्र होते हैं 1947 में, 1820 और 1947 के बीच में अंतराल कितना है? 127 साल। 127 सालों में इतनी लूट हुई। भाई राकेश जी भी आपको बहुत डिटेल आंकड़े बताते हैं, काफी रिसर्च करके राकेश जी बताते हैं। मैं उन आंकड़ों को नहीं इस समय उल्लेख करना चाह रहा हूं, लेकिन आपको संकेत दे रहा हूं कि मात्र 127 वर्षों में इतनी सुनियोजित तरह से लूट किया उन्होंने कि हम चले आए 1% जीडीपी पर 1947, 26 से 1% पर है। और अभी भी सारे परिश्रम के बावजूद भी हम 3% से ज्यादा पूरी दुनिया की जीडीपी के बराबर नहीं है। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो एक उत्साह होना चाहिए था इनोवेशंस के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, पुरुषार्थ के लिए, कलेक्टिव कॉन्शसनेस के साथ खड़े होने के लिए, प्रमाद त्याग कर एक स्वस्थ नागरिक बनकर राष्ट्र के लिए उपादेयतापूर्ण एक उत्पादक शक्ति के रूप में स्थापित करने में कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था असफल हुई है, पूर्णतः असफल हुई। उसके लिए कोई एक व्यक्ति और एक संस्था, एक राजनीतिक दल को मैं दोष नहीं मानता, क्योंकि उस झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। हमें वर्तमान में क्या करना है, कहीं तो चिंतन करना होगा ना कि 146 करोड़ का राष्ट्र है। मुझे लगता है अब तो 150 करोड़ हो चुका होगा। 150 करोड़ आबादी का देश जो पूरी दुनिया का लगभग 20% है, 15-18% तो जरूर होगा। अगर वो देश अगर नहीं स्वस्थ होता है, समृद्ध होता है, सशक्त होता है, तो पूरी दुनिया में नहीं सशक्त हो सकती। 2 देशों की आबादी मिला दो तो पूरे दुनिया की आबादी के लगभग 35-40% हो जाते हैं, भारत और चाइना। अगर ये 2 राष्ट्र अगर सशक्त नहीं होते हैं तो पूरी दुनिया में मानवता का अस्तित्व ही खतरे में होगा। चाइना तो अपनी गति पकड़ लिया है। मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है चाइना की तारीफ करने, लेकिन चाइना का जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करिए, अगर वस्तुनिष्ठ आकलन करेंगे तो चाइना तेजी के साथ 1978 के बाद से इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। पहले तो उसने अमेरिका का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा था, अब अमेरिका को आंखें तरेड़ता है चाइना कि तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझ पर टैरिफ लगा के दिखाओ। अगर तुम टैरिफ बढ़ाओगे मेरे ऊपर तो मैं ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो उपयोगी मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल, लिथियम, जिंक, कोबाल्ट, पैलेडियम, ईडियम, इसका एक्सपोर्ट बंद कर देंगे यूरोप और अमेरिका को। तुम्हारे विंड टरबाइन बंद हो जाएंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बंद हो जाएगी, तुम्हारी मोबाइल के चिप्स बंद हो जाएंगे, तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बन पाएगा बिना इन मिनरल्स के, और हम मिनरल्स नहीं देंगे। और जैसे उसने एक्सपोर्ट बंद किया है, अमेरिका घुटने टेक कर उसे समझौता करने की वार्ताएं शुरू कर दिया। और ट्रंप का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है शी जिनपिंग बड़े मजे हुए और अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों कहता है? व्यक्ति मजबूत नहीं होता मित्रों। कोई ये कहे कि कोई इस देश का प्रधानमंत्री एक्स, प्रधानमंत्री वाई, प्रधानमंत्री जेड नहीं मजबूत होता। मजबूत होता है कि वो नेतृत्व किसका कर रहा है, उस पूरे राष्ट्र की क्या क्षमता है, उसकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, उससे राष्ट्राध्यक्ष की भी इज्जत बढ़ती है। शी जिनपिंग ऐसा नहीं कोई बहुत अच्छा इंसान है, कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन इस समय अमेरिका से लेकर के, यूरोप से लेकर के, रसा से लेकर के हर आदमी अगर माला जप रहा है तो एक ही देश का जप रहा है, वो है चाइना। अब पूरा
जियोपॉलिटिकल इक्वेशन देख लीजिए अब। कारण इसलिए कि उसने भी 1980 के बाद से अपनी शिक्षा व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन किया, आमूलचूल परिवर्तन किया। उसने कहा कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान सर्जक नहीं बनाएंगे हम, नॉलेज क्रिएटर नहीं बनाएंगे हम, टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर नहीं बनाएंगे हम, जब तक वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनाएंगे, ये नौकरी 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 के चक्कर में भागते हुए युवाओं की शक्ति को बर्बाद होने से नहीं बचाएंगे, जब तक उनके अंदर उत्साह नहीं पैदा करेंगे, उमंग नहीं पैदा करेंगे, उनके अंदर चेतना नहीं पैदा करेंगे, उनके अंदर संकल्पवान शक्ति अंदर से सृजित करने का भाव नहीं पैदा करेंगे, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। तो उसने ये शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया और मित्रों 30 वर्षों में परिणाम दिखने लगे उसके। 1980 से शुरू करता है और 2005-7 से शुरू होती है चाइना की तेजी से यात्रा। और जब ग्रेट डिप्रेशन होता है ना 2008-9 में अमेरिका का, जो मंदी आई थी, याद होगा आपको, अमेरिका यूरोप में बहुत मंदी आई थी, आर्थिक मंदी। उस 2008-9 में उसने उस अवसर का लाभ उठा करके चाइना ने झोंक दिया अपनी इंडस्ट्री के, अपने माल को पूरे यूरोप और अमेरिका के, आप सारे चले जाइए कॉम्प्लेक्सेस में, आपको चाइना के ही सामान मिलेंगे उपभोक्ता के रूप। और तो और आप अपने ही बाजार देख लीजिए ना, भारत का बाजार देख लो, आप कितने सामान चाइना का प्रयोग करते हैं आपको पता ही नहीं होगा। और डायरेक्टली नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली प्रयोग कर रहे हैं। उसमें कोई न कोई कंपोनेंट ऐसा जरूर है जो हम चाइना से मंगाते हैं। इतना निर्भर हो गए। ऐसा नहीं कि वो राष्ट्र बहुत ही पहले से इतना मजबूत था, हमसे पीछे रहता था पूरी दुनिया के इतिहास के कालखंड में, और वो भी गुलाम था, वो भी हमारे आसपास ही स्वतंत्र हुआ। लेकिन उसने अपनी शिक्षा में बहुत ही मौलिक परिवर्तन किया। जिन जिन राष्ट्रों ने शिक्षा में मौलिक परिवर्तन किया वो राष्ट्र आगे बढ़ गए। ब्रिटेन ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया, ढह गया वो ढह चुका है, अब कोई महाशक्ति नहीं हो ब्रिटेन। अब तो पुरानी चुकी दुनिया के तमाम कॉलोनीज का पैसा लूट करके स्ट्रेंथ है, इसलिए पुराने इस पर जिंदा है। जैसे आपके क्षेत्र में कोई पुराना धनाढ्य व्यापारी हो, उसके लड़के अगर गलत भी निकल जाए तो कुछ जनरेशन तक तो चलता ही है थोड़ा थोड़ा। उस स्थिति में है ब्रिटेन, उस स्थिति में है फ्रांस। अगर फ्रांस लड़ाकू विमान न बेचे तो उसका खर्चा नहीं चलेगा देश का, और कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन वो दूसरे राष्ट्रों को लड़ाने में विमान तैयार करते हैं, सब जेट फाइटर्स, राफेल भी हम वहीं से लेते हैं, उससे सौदा कर रहा है। तो मैं सिर्फ ये पृष्ठभूमि इसलिए रख रहा था कि शिक्षा, कैसी शिक्षा होनी चाहिए उस देश की, ये तय करने के लिए मंथन करना होगा। और तमाम राष्ट्रों की जो शिक्षा है, व्यवस्था है, उससे हमें अध्ययन करना होगा। और हम हजारों साल तक पूरी दुनिया की दृष्टि बदलते रहे, तो हम कौन सी शिक्षा व्यवस्था में थे, हम किस विचारधारा के थे, हमारी क्या संस्कृति थी, हमारे क्या मूल्यबोध थे, किस आधार पर हम नॉलेज क्रिएटर थे, पिछलग्गू नहीं थे, उपभोक्ता नहीं थे, नकलची नहीं थे, हम अग्रणी थे, वो कौन सी शिक्षा व्यवस्था थी, विराट गुरुकुलीय परंपरा, उसका भी हमें अध्ययन करना होगा। तो उसके पॉजिटिव क्या थे, उसमें अच्छाइयाँ क्या थी, और अब वर्तमान में जो राष्ट्र आगे बढ़ रहे हैं उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं शिक्षा व्यवस्था की। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम उसके कैरिकुलम में, सिलेबस में, पेडागॉजी में इसी दृष्टि को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आज के 21वीं सदी में जब उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो एक पूरे राष्ट्र को दृष्टि में रख सकें।
आप लोगों में से कितने लोग शिक्षक हैं? कुछ लोग हैं क्या शिक्षा में, व्यवस्था में शिक्षक हैं या शिक्षक रहे हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे। काफी लोग दिख रहे हैं, अच्छी बात। हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि आप में से बहुत सारे लोग शिक्षा जगत के हैं। आप लोगों ने नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ा है क्या किसी ने? वर्तमान में जो आया है, नहीं पढ़ा है, कोई बात। मैं बहुत संक्षेप में बात करता हूं कि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए अगर राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को कैसे गढ़ना है। अगर उसको नॉलेज क्रिएटर होना है, नॉलेज क्रिएटर का मतलब हर सेक्टर में वो इतना शोध करता हो कि टेक्नोलॉजी हमें उधार न लेनी पड़े, हमें इंपोर्ट न करना पड़े, हम अपनी टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भर हों और दूसरे देशों को बल्कि हम एक्सपोर्ट करें, जैसे कि आज हम अमेरिका और चाइना से ले रहे हैं। तो उसके लिए पहली जरूरत होती है स्वायत्तता। आविष्कारक वही होता है जिसके विचार में रैशनल ऑटोनॉमी होती है, जो एक स्वतंत्र विचारक होता है, जो एक दार्शनिक की तरह सोचता है, जो कुछ नया करने की प्रवृत्ति उसके अंदर उमंगे कुलाचे मारती है कि हमें कुछ नया करना है। जो यथास्थितिवादी लोग हैं, जो स्टेटस कोइस्ट हैं, वो कभी आविष्कार नहीं करते। आविष्कार वही करता है जिसके पास वैचारिक स्वायत्तता होती है, जिसको स्व का एक सही रैशनल बोध होता है, जो गुलामी से मुक्त होता है। किस गुलामी से? वैचारिक गुलामी से। वैचारिक गुलामी का मतलब कि जो कुछ महान है यूरोप से है, जो कुछ महान है वो ब्रिटेन से है, जो कुछ महान है वो अमेरिका से है, हम नहीं हो सकते महान। ये थका हारा विचार ही गुलामी है। इस गुलामी से मुक्त होने के लिए वो भाव चाहिए जैसे जापानीज के अंदर है, जैसे जर्मन्स के अंदर है, जैसे इजराइल के अंदर है, जैसे अमेरिकन के अंदर है। वो भाव चाहिए कि नहीं, हम हो सकते हैं सशक्त, और हम अगर ये विचार नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जो अमेरिका आज अमेरिका फर्स्ट करके नारा लगा रहा है, वो तो उसका पूरा इतिहास 400 वर्षों का है। और हम, भारत को सबसे पहला हक है इस बात को सोचने का कि हम सशक्त होंगे, क्योंकि वह इतिहास में आज से 700 वर्ष पूर्व तक पूरी दुनिया में अग्रणी रहा है, हजारों साल तक अग्रणी रहा है। ज्ञात इतिहास में भी 4000 वर्ष तक भारत ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है, जैसे आज अमेरिका कर रहा है, जैसे आज कुछ प्रबुद्ध राष्ट्र कर रहे हैं। इन 600-700 सालों में कई राष्ट्र आए, अप डाउन हुए। हम ज्ञात इतिहास में 4000 सालों तक मार्गदर्शन करते रहे। तो हम अगर ये एक बार भाव में डाल लें कि अरे हमारे पूर्वज अगर सदियों, हजारों, सहस्त्राब्दियों तक पूरी दुनिया को विचारों में, दर्शन में, संस्कृति में, खगोल विज्ञान में, गणित में, भौतिकी में, रसायन शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, वास्तु में, संगीत में, नाटक में, कला में, हर क्षेत्र में अगर मार्गदर्शन करते रहे तो हम उन्हीं की संतान हैं। हम क्यों नहीं उठ खड़े हो सकते एक बार? उसके लिए 190 वर्षों का जो एल्गोरिदम को हमें डिलीट करना होगा। जो सॉफ्टवेयर गलत हो गया ना 190 सालों से, उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करना, इसको कहते हैं वैचारिक स्वायत्तता। जो पूज्य स्वामी जी अक्सर कहते हैं ना कि वैचारिक गुलामी से मुक्ति दिलानी है, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलानी है। वो गुलामी यही है कि हम तो नौकरी करने के लिए बने हैं। बीटेक करके लड़के एंटरप्रेन्योर होने के बजाय चपरासी की नौकरी नगर पालिकाओं में और जिला पंचायत के, गांव के सफाई कर्मी के लिए एप्लीकेशन देते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर शर्म की बात है। कौन सी शिक्षा दे रहे हैं?
उन बच्चे के अंदर कौन सी प्रेरणा पैदा कर पा रहे हैं? शिक्षा का मतलब सिर्फ सूचना नहीं होती। शिक्षा का मतलब सबसे बड़ी चीज होती है उनके अंदर एक जज्बात, प्रेरणा, उत्साह, उमंग, नेतृत्व की दक्षता की ये प्रवृत्ति पैदा करना है कि हम आविष्कारक होंगे, हम नकलची नहीं होंगे, हम किसी गुलाम नहीं होंगे, हम दिशा देने वाले होंगे, मार्गदर्शक होंगे। ये भाव होना चाहिए। दूसरा गुण क्या है? समग्र स्वास्थ्य। कि आज की पूरी दुनिया की आधुनिक शिक्षा भी इसी बातों को मानती है, इसलिए उसी पैटर्न पर मैं बात कर रहा हूं। समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ। 146 करोड़ 150 करोड़ की आबादी इस देश की, अगर सबको एलोपैथी के डॉक्टरों की दवाइयों से ही स्वस्थ होना है, तो आपको मालूम है कि पीएचसी और मानक के अनुसार, यूरोप के मानक के अनुसार इस देश को कितना खर्च करना होगा पैसा पीएचसी बनाने में, डॉक्टर रखने में, फंक्शनल छोड़ दीजिए, एक बार व्यवस्था करने में। पूरे देश में जो यूरोप वाला मॉडल है कि 10,000 पर एक पीएचसी, 7 डॉक्टर, एक उनका मानक, उसमें इस देश की कम से कम 15 साल 20 साल की पूरा का पूरा बजट अगर खर्च कर दिया जाए तब भी नहीं बना पाएंगे हम। तो इसका मतलब यह रास्ता तो नहीं ठीक है। फिर समग्र स्वस्थ होने के लिए क्या रास्ता है? समग्र स्वस्थ होने के लिए रास्ता है योग और आयुर्वेद। अगर आप बीमार हो ही क्यों, हम जो स्वामी जी कहते हैं बार बार, हम इंतजाम करते हैं कि बीमार होंगे, उसके लिए हम व्यवस्था के इंतजाम में पूरे राष्ट्र का पैसा झोंक दें और इस पर हम ना प्रेरणा दे पाएं शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को बचपन से कि योग, प्राणायाम और नेचुरोपैथी के माध्यम से तुम अपना ऐसे व्यक्तित्व का, शरीर का, स्वास्थ्य का निर्माण करो कि तुम राष्ट्र पर बोझ ही मत बनो। हम कह रहे हैं तुम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो कि देश के एक शेकर पर खुद बीमार बन करके बोझ मत बनो, ये तो कर सकते हो, ये तो हाथ में है। ये भी हाथ में नहीं है। तो ये शिक्षा व्यवस्था हम पैदा करने की जरूरत है कि बच्चा 3 साल की उम्र से ही योग, प्राणायाम, खान पान की पद्धति, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएगी। ये हमारी दादा दादी, नाना नानी कहानियों से, कथाओं से हमें सुनाती रही हैं, खिलाती रही हैं, करती रही हैं, और वो उनकी बातों में, उनके लोक बातों में, लोक भाषाओं में भारत की ज्ञान परंपरा झलकती है। वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय के सूत्र नहीं जानती दादियां, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो सूत्र उनकी कहीं बंगला में बोल रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ी में बोल रहा है, कहीं भोजपुरी में चरक बोल रहे हैं, कहीं कन्नड़ में बोल रहे हैं, कहीं तेलुगु में बोल रहे हैं चरक। वो भारत की ज्ञान परंपरा है। लेकिन नहीं, हमने तो स्वास्थ्य का मानक ये रखा है, कसम खाया है, कितनी पीएचसी होंगी, कितने स्पेशलिटी के हॉस्पिटल होंगे, क्योंकि हमने कसम खा रखा है कि हम खान पान खराब रखेंगे, हम योग नहीं करेंगे, हम प्राणायाम नहीं करेंगे, हम प्रमादी होंगे, हम सूर्योदय के 2 घंटे बाद उठेंगे, रात के 11 बजे चाप के खाएंगे और इसके बाद कहेंगे कि सरकार निकम्मी है क्योंकि हमारे लिए सिलेंडर नहीं दे रही है वहां हॉस्पिटल में, हमारे लिए डॉक्टर कम है। वो अलग विषय है। अगर 1% बीमार हों तब तो कोई देश संभाल सकता है, लेकिन बंधुओं अगर 99% लोग बीमार होंगे, कौन सा देश संभाल देगा? कौन से एक्सचेकर से संभाल देगा? इसलिए जो आप करने जा रहे हो ना, जो करते हो या करने जा रहे हो, योग की दीक्षा देना, शिक्षा देना, ये समझ लो कि राष्ट्र पर सबसे बड़ा उस पर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है आपका। सिर्फ कल्चरल कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अच्छा, एक तो ये बचेगा पैसा,
और दूसरा, अगर योग प्राणायाम, सही भोजन, सही व्यवस्था, सभी जीवन यापन के माध्यम से रहे, ये कल्पना करिए जो थक जाएगा पूरा देश, अगर पूरी जनसंख्या जिस देश की थक जाए, निद्रा में हो और ऐसे ही सामर्थ्य ना हो, उस देश की प्रगति क्या होगी। और बंधुओं, आज कभी भी देख लो, किसी बाजार में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी मेले में चले जाओ, किसी शादी ब्याह में चले जाओ, अगर तुम आकलन करो कि क्या अष्टांग हृदय के अनुसार कितने लोग स्वस्थ इसमें हैं, जो राष्ट्र के लिए उत्पादक हो सकते हैं, जो राष्ट्र के लिए एक आर्थिकी में अपनी दृष्टि के साथ योगदान कर सकते हैं, तो शायद आपको 1% से ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगी नहीं। माफ करिएगा, मैं भी वाच करता रहता हूं, कोई गैस से पीड़ित है, तो कोई सर दर्द से पीड़ित है, तो कोई ऊँघ रहा है, तो कोई घुटने में दर्द में पीड़ित है, तो कोई हार्ट में पीड़ित है, तो कोई किडनी से परेशान है, तो कोई, और जो सब ठीक है तो इतना खा लेता है कि वो पेट को के साथ बेरहमी के साथ उसको बीमार कर देता है सुबह तक। फिर अष्टांग हृदय से कैसे ठीक होंगे? अष्टांग हृदय क्या कहता है? समग्र स्वास्थ्य क्या होगा? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ तब है ना जब इंद्रियां, मन, आत्मा, शरीर सभी प्रसन्न हो, उमंग में हो, उत्साह में हो, कुछ नया करने के लिए एक संकल्पवान हो, कुछ नई दृष्टि के साथ खड़े होने का सामर्थ्य हो। अगर ऐसा नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं है। ये भुजाएं दिखा करके और केमिकल प्रोटीन खा करके मसल बढ़ाना स्वास्थ्य नहीं है, ये स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में स्थित होना, जो पतंजलि योग दर्शन कहता है, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप में स्थापित होना। अरे बहुत आराम से हर भाषा में बोलते हैं लोग ना, अरे काहे आपा खोले है, भोजपुरी में तो बोलते हैं, कुछ भोजपुरी के लोग भी होंगे, काहे बात बात पर आपा खोए दे ले। मतलब वो पतंजलि को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन वो छन करके उसकी ज्ञान परंपरा है, वो कहता है आपा में रहो, थोड़े आपे में रहो, स्व में रहो, वही स्वास्थ्य। स्व स्थिति स्वास्थ्य, मसल नहीं स्वास्थ्य। आज देखो, आज के 30 साल 32 साल 35 साल के बच्चे जिम में जाते हैं, केमिकल प्रोटीन खा खा करके मसल बढ़ाते हैं, सेकंड में साइलेंट किलर में हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं। वो कौन सा स्वास्थ्य?